बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं पाथ फेज। पाकिस्तान को दो तीन बड़े शार्प और साइमल्टेनियस में मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। पहला मसला तो ये है कि आमदन डॉलरों में कम और ख़र्चे ज़्यादा हैं। दूसरा मसला ये है कि जो डोमेस्टिकली प्राइसेस हैं चीज़ों की, कमोडिटीज़ पे, उन पे कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव कोई इतना अच्छा देखने में सामने नहीं आ रहा, जिसकी वजह से रिटेल और होलसेल में काफ़ी फ़र्क देखने में आता है। और तीसरा मसला ये है जिसके बारे में कोई खुल के शायद बात भी नहीं कर रहा, अभी मैंने वो कहीं आर्टिकल न्यूज़ में देखा है कि अफ़गानिस्तान को अब कुछ अरसे के लिए तो कम से कम इसी तरह देखना पड़ेगा ना कि जिस तरह पाकिस्तान उसका फ़ॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व का कुछ ना कुछ पोर्शन यहाँ से मीट हो रहा है, तो अफ़गानिस्तान को अब एक कुछ देर के लिए एक हाइब्रिड के तौर के ऊपर साथ लगाना ज़रूरी समझे और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब ये जो ट्रिपल जेपर्डी है इसको किस तरह हैंडल किया जाए और इसके क्या पाथवेज हो सकते हैं कि पाकिस्तान इनसे सक्सेसफुली निकल के इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ जाए जहाँ पे ये मसले ख़त्म तो बेशक ना हो बट मैनेज्ड हो जाए। हमारे साथ मौजूद हैं एक दफ़ा फिर डॉक्टर आबिद करीम सुलैरी। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप, ये तीन जो ट्रिपल हेलिक्स बन गया है इसका क्या किया जाएगा? देखिए ताहिर, इस वक्त आपके पास अगर हम पाकिस्तान के अवाम की बात करें तो आज उनका सबसे बड़ा मसला, आप किसी से भी बात करेंगे तो वो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। और मैं पहले भी इसी निशिस्त में कह चुका हूँ कि ये इन्फ्लेशन जो है स्टैगफ्लेशन से बहरहाल बेहतर है। स्टैगफ्लेशन वो है जिसमें कि आपके मुआशी एक्टिविटीज़ भी रुक जाती हैं, मुआशी तरक्की भी नहीं होती, स्टैगनेंट हो जाती है और वो कीमतें भी बढ़ रही होती हैं, तो वो बहुत ही तकलीफ दह सूरत हाल होती है। तो इस वक्त अगर मईशत का पहिया चल रहा है और उसके साथ महंगाई हो रही है तो ये एक कंपैरेटिवली बेहतर सिचुएशन है। लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो एक मुसलसल दर्द-ए-सर बनी हुई है अवाम के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। इस अवाम में से वो 20% जो टॉप क्वांटाइल में आते हैं इनकम के लिहाज से, उनको अगर आप निकाल दें जिनके पास इस मुल्क की निस्फ दौलत है, तो बाकी जो 80% जो है अवाम वो इन्फ्लेशन से परेशान है। हुकूमत इसलिए परेशान है कि हुकूमत अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि महंगाई पे काबू पाया जा सके। उसके लिए वो सब्सिडीज़ भी दे रही है, अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडीज़ भी, टारगेटेड सब्सिडीज़ के प्लान्स भी हैं, जो ड्यूटीज़ वगैरह हैं उनको भी कट कर रही है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी भी उतनी नहीं ले रही जितनी उसे लेनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ये महंगाई है जो कि काबू में आने का नाम नहीं ले रही। तो दोनों तरफ है इस वक्त परेशानी बराबर लगी हुई। अब अगर हम इसको डाइसेक्ट करके देखें कि ये महंगाई जो या इन्फ्लेशन ये है क्यों है, तो एक तो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं। जो बैन अवी फैक्टर है वो ये है कि शायद जैसे किसी ने कोविड का उस तरह से प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, इसी तरह से ये सोचा जा रहा था कि कोविड अब आ गया और ये एक लंबा चलेगा और ये जैसे 2020 में सारी इकॉनमीज बैठ गई थी दुनिया की, शायद उसी तरह बैठी रहेंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खुदा का शुक्र है कि वो जो वैक्सीन है, वैक्सीन ने काम किया और उस वैक्सीन के काम करने की वजह से हमने देखा कि इकॉनमीज जो हैं वो बाउंस बैक की, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो हाँ, और वो शायद एक्सपेक्टेशन से जल्दी स्पार अप हो गई, जिसकी वजह से कि एकदम से डिमांड बढ़ गई। उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज आप लगा लें या बाकी बहुत से जो चीज़ें थी, एनर्जी की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई। और अगर हम सिर्फ मैं नाज़रीन के लिए एक थोड़ा सा तनाजुर में बात करूं कि अगस्त 2021 से अगस्त 2020 वो जो एक साल वाला है 12 महीने, तो उसमें सिर्फ गैस की कीमत को अगर आप देखें यूरोप में तो वो 500% बढ़ी है। बिल्कुल ठीक, 500%। इसी तरीके से जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसकी कीमत को 100% से ज़्यादा बढ़ गई। साउथ अफ्रीका से जो कोयला, और पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान वहाँ से मंगवाता है कोयला, उसमें तकरीबन 150% बढ़ गई। तो जब एनर्जी की कीमतें दुनिया में बढ़ गई और ऊपर जो एक सोने पे सुहागा ये हुआ कि कंटेनर्स इस वक्त नायाब हैं, जो शिपमेंट पे जो बड़े पोर्ट्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे, जो फरलो पॉलिसी और जो कोविड फिस्कल स्टिमुलस दिया गया था, ह्यूमन रिसोर्सेज गायब है, कंटेनर्स इस वक्त नायाब है और उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ शिपमेंट जो है वो एक रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ गई है, जो कि पिछले कई दहाइयों में शायद इतनी नहीं बढ़ी थी। और ये जो कमोडिटी प्राइस है 2008 का जो एक आया था फाइनेंशियल
क्राइसिस आया था जिसमें कीमतें तेज़ी से बढ़ गई, 2008 की फिगर को क्रॉस कर चुकी हैं। तो ये है जो बैनुल अक़वामी तनाज़ुर है। अब ज़ाहिर है जब हमें इंपोर्ट करना, और हम हमारी इंपोर्ट्स में एनर्जी भी हम सारे मेनली इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हमें वीट भी इंपोर्ट करना पड़ी है, हमें फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट करना पड़ती है, DAP, इसी तरह से और बहुत सी वैक्सीन जो हैं वो इंपोर्ट हो रही हैं। कुछ इंपोर्ट्स पाकिस्तान के अपने लिए हो रही हैं, कुछ हम इसलिए भी कर रहे हैं कि हमें पता है कि चीज़ें यहाँ से अफ़गानिस्तान जा रही हैं, खा वो लीगल मीन से जाएँ या वो स्मगल होकर जाएँ। लेकिन इस वक्त एक डिफेक्टो सैंक्शन है जो अफ़गानिस्तान की इकॉनमी पे, तो उसका तोड़ यही है कि पाकिस्तान से चीज़ें जो हैं वो आप जितना मर्जी रोक लें वो स्मगलिंग के जरिए भी जारी होंगी। तो इंपोर्ट आपको करना पड़ रही है। ये इंपोर्ट जो है वो और महंगी हो जाती है, कॉस्ट ऑफ लैंडिंग, क्योंकि हमारा रुपया जो है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो वो रुपया जो कि मई तक 152 रुपये पर डॉलर था, आज वो 173 रुपये पर डॉलर पे पहुंचा हुआ है। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो रुपया क्यों महंगा होने दिया। तो जाहिर है भाई, अगर आपका डॉलर का इनफ्लो कम है, इनफ्लो आता है आपके एक्सपोर्ट के ज़रिए, इनफ्लो आएगा आपकी रेमिटेंसेस के ज़रिए, इनफ्लो आएगा आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ज़रिए या कर्ज़ों के ज़रिए, और आउटफ्लो ज़्यादा है जो कि आपकी एक्सपोर्ट्स है या आपके डॉलर जो हैं वो कुछ ये भी ख़बरें हैं, और अब तो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया कि 15 मिलियन के करीब महाना जो हैं डॉलर यहाँ से पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहे हैं, और जो यहाँ पे होल्ड हो रहे हैं उनका पता नहीं कि वो कितने हैं। तो वो डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, डॉलर की सप्लाई कम है, तो जाहिर है उसके रुपये पे प्रेशर पड़ रहा है। स्टेट बैंक के पास आसान उसका है कि 20 बिलियन डॉलर उसके पास हैं, या तो वो मार्केट में कैश फेंक दे, लेकिन फिर ये होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा ये बताएं, ये बातें तो हैं, तो ये तो था इंटरनेशनल पे। जो डोमेस्टिक लेवल पे जो बात थी, वो डोमेस्टिक लेवल पे ये है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वीक है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और वो फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं करना है, वो प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट फेडरल गवर्नमेंट। मैंने कल एक ये जो बटर होता है ना, बटर, वो एक ख़रीदा, और उस पर कीमत जो लिखी होती है उससे वो कोई 50-60 रुपये महंगे, वो जो एक सोप सा होता है ना बटर का केक सब, वो बेच रहा था। मैंने उससे कहा कहाँ लिखी है, तो उसके ऊपर रिटेल प्राइस प्रिंट नहीं थी की हुई। अब मैं वो ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो ब्रांड जो है वो हमारे एक वाकफ़कार हैं, उन्हीं का ही है, और अब वो बिक के वो प्रॉबेबली शायद वो फौज के महकमे वाले वो रिटेल प्राइस उसके ऊपर प्रिंट नहीं। अब ये तो क्रिमिनल, ये तो फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। इस तरह की और बहुत सी चीज़ें मैं आप बता सकता हूं। देखिए ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करवाना है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने करवाना है, और इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इम्प्लीमेंट करवाना है। पॉलिसी तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से आएगी ना, जो प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज ऑफ नहीं, रिटेल प्राइस तो डिपार्टमेंट लिखी जाना, ये तो एक ये प्रोविंस का काम है ना, जो उनका एक डिपार्टमेंट होता है जो मेजरमेंट को, प्राइसेस को, इसको इंडस्ट्रीज़ को देख रहा होता है। तो ये उसका काम है कि वो उसको इन्फोर्स करवाए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इस वक्त ये जो वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैं उसके लिए तमाम अदारों को आपस में बातचीत करना होगी। जैसे भी हम आटे की बात करेंगे, देखिए पहले तो ये था कि सिंध और पंजाब की कीमतें ख़रीद डिफरेंट थी जो काश्तकारों से लेने की। अब पंजाब ने 24 सितंबर से सब्सिडाइज गंदम जो है फ्लोर मिलों को देनी शुरू कर दी है। सिंध ने अभी तक अपनी जो रिलीजेज हैं वो शुरू नहीं की, तो अगेन क्या होगा। और वो जो पंजाब की सपोर्ट प्राइस है वो अभी भी सिंध की कीमतें खरीद से कम है। पंजाब में 1800 रुपये पर मंथ खरीद के 1950 रुपये पे मिलों को दी जा रही है। सिंध में खरीदी ही 2000 रुपये पर मंथ गई थी। तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो सब्सिडी दे रही है पंजाब हुकूमत फ्लोर मिल पे, तो अभी भी 50 रुपये का डिफरेंस है जो सिंध की कीमत खरीद से था। ज़ाहिर है सिंध ने 2000 रुपये खरीदी है, तो सिंध उस पर कुछ 100-150 रुपये अपना स्टोरेज का मार्जिन डाल के रिलीज़ करेगा। तो ये कितना वो अनॉमली हो जाता है। हाँ, अनॉमली भी है, और ये बदकिस्मती है कि इन इशूज़ पे हमें इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन जो है, और कल वज़ीर आज़म ने इस पर हदायत की है इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री को कि एक मीटिंग बुलाए, और ये मीटिंग बुला के ये चीज़ें जो है वो डिस्कस करें। लेकिन वो तो वॉलंटियर होता है ना, वॉलंटरी होता है। इस पे देखिए ना, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए, वरना कराची का जो आटे का रेट है आप उसको नहीं सहार सकेंगे। तो और फिर आटा हमें ये भी पता है कि अफ़गानिस्तान भी जाता है, कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड के जरिए जा रहा है, बाकी स्मगल हो जाता है, और ये हिस्टोरिकली होता है। अब तो चूँकि हालात वहाँ पे बदल गए हैं, अगर ना भी बदलते तो गंदम और आटा तो हमेशा स्मगल होता है हमारा। वैसे भी हम परचेज भी उसी तरह करते हैं, उनकी
डिमांड और ज़रूरत को मद्देनज़र रख के। तो ये तो है, लेकिन लोकल एक जस्ट मुझे अभी टेंजेंट पे ख्याल आया कि ये तो 18th अमेंडमेंट को रिविजिट करना चाहिए। मेरा ख्याल है रिविजिट करने की बजाय सारी नहीं, जो लफ्ज़ हमें इस्तेमाल करना चाहिए वो ये है कि एक इम्पैक्ट असेसमेंट उसका किया जाना चाहिए, और उस इम्पैक्ट असेसमेंट के नतीजे में देखा जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ें उसमें काम कर रही हैं, कौन सी चीज़ें उसमें काम नहीं कर रही। थ्योरेटिकली इट्स एन एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट कि जी आप डिवॉल्व कर दें जिम्मेदारियाँ भी, और आप उसके मुताबिक फिस्कल डेवल्यूशन भी कर दें। लोकल लेवल पे जो है वो जिम्मेदारियाँ जिन्होंने निभानी है उनके पास पैसे हों। तीसरा जो कंपोनेंट जिस पे काम उस तरीके से नहीं हो पाया वो ये है कि टैक्स कलेक्शन भी उसी तरीके से डिवॉल्व होनी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट भी कलेक्ट कर रही है, प्रोविंसेस भी कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट पर उनकी डिपेंडेंस वैसे ही कम हो जाए। तो अगर मैं अपने मोहल्ले से टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं यहीं पर मोहल्ले के कामों पे लगा रहा हूँ तो लोग देंगे पैसे। लेकिन इस पर एक बड़ा ऑब्जेक्टिव किस्म की असेसमेंट होनी चाहिए विदाउट थिंकिंग कि ये अच्छी है या बुरी है, और देखा जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ें बेहतर काम कर रही हैं पिछले 10-12 सालों में, कौन सी चीज़ें हैं जो कि उस तरीके से काम नहीं कर पाई, और अगर नहीं कर पाई तो फिर उसके लिए हल क्या होना चाहिए, कौन सी बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करके उनको ठीक किया जाना चाहिए। बॉटलनेक को आइडेंटिफाई करके अब एक मतलब ये जो प्राइस वाली बात है इस पे मैं जस्ट टेंजेंट पे सोच रहा था कि एक मक्खन जो एक जगह पे बनता है पंजाब में, बिग कराची में भी रहा है वो जगह, प्रोविंसेस इसको कैसे कर सकते हैं? नहीं, प्रोविंसेस हर प्रोविंस में उसकी अलग कीमत होगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। नहीं, किस तरह आप उसको करेंगे? एक प्राइस जो वो प्रिंट करेगा तो वो तो करनी चाहिए ना, ये तो मैं कह रहा हूँ, वो तो एक प्राइस उस पर प्रिंट होनी चाहिए। इस पे तो प्राइस प्रिंट होनी चाहिए, प्राइस प्रिंट होनी चाहिए, डेट ऑफ एक्सपायरी प्रिंट होनी चाहिए। वो तो फेडरल सब्जेक्ट के तौर पर चले, क्योंकि इस्लामाबाद में भी बिक रहे वो आके। देखिए डेट ऑफ एक्सपायरी भी उस पर प्रिंट होनी चाहिए, उस पर आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो भी प्रिंट होनी चाहिए। तो ये तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं इस वक्त, और ये प्रोविंशियल फूड लॉज हैं जिनके तहत ये होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अब उसको चेक ही नहीं कर रही। करना चाहिए, अगर नहीं चेक हो रहा तो बहुत बड़ी, क्योंकि अगर मैंने देखा है फील करके कि वो 50-60 रुपये ज़्यादा डिमांड कर रहा है दुकानदार, तो वो चेक नहीं हो रही ना। फिर मैंने कहा प्राइस देखा, इट वाज नॉट प्रिंटेड ऑन इट। तो ये तो है। अच्छा, ये तो हो गई मसले और जो चीज़ें नहीं हो रही। आगे पाथवेज क्या, व्हाट डू यू सजेस्ट कि अब ये सारे मसाइल गवर्नमेंट लेके बैठेगी जब, क्या करें? देखिए सारी कोई सिचुएशन मज़ीद कॉम्प्लिकेट हमारे लिए बन जाती है जब हम अपनी करंट अफ़गान पॉलिसी को देखते हैं। तो हमारी करंट अफ़गान पॉलिसी को अगर प्योरली मैं इकनॉमिक लेंस से देखूं तो इस वक्त हो क्या रहा है, और हो ये रहा है कि जो अफ़गान जो अशरफ गनी की अफवाज थी जो कि मुकाबला नहीं कर पाई तालिबान का, वो सारा नज़ला पाकिस्तान पे फेंका जा रहा है। हाँ, जाहिर है, ठीक है, पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, और अब सारा जो फोकस है वो इस चीज़ पे है कि पाकिस्तान को पनिश किया जाए। यानी इस वक्त अमेरिका को अपनी फेस सेविंग के लिए कोई ना कोई कल्प्रिट तो दिखाना है, तो वो कल्प्रिट जो है बदकिस्मती से वो पाकिस्तान की शक्ल में अमेरिका प्रेजेंट कर रहे हैं। और वहाँ पे अभी तो हमने देखा था जो रेजोल्यूशन सेनेटर्स ने पेश की पाकिस्तान के किरदार को प्रूव करने के लिए, वो तो शायद उस तरीके से नहीं आएगी, लेकिन अभी आप देखेंगे कि सीरीज़ ऑफ रेजोल्यूशन आती जाएंगी वहाँ पे कांग्रेस में, सेनेट में, तो कोई ना कोई लॉ मेकर उठेगा और उठ के वो रेजोल्यूशन डालता जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि ये एक परसेप्शन जो है वो बनता जाएगा कि जी पाकिस्तान ही इसमें इन्वॉल्व था और लिहाजा पाकिस्तान को सज़ा देना ज़रूरी है। इसके साथ साथ ये भी होगा कि अभी फैटअप की जो प्लेनरी इस महीने के एंड में होनी थी और जिसमें हम बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद थे कि हमने तमाम एक्शन पॉइंट्स को पूरा कर लिया है, अब हम ग्रेड लिस्ट से ग्रेजुएट कर जाएंगे, तो मुझे वहाँ पे भी अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट को से ग्रेजुएट करके वाइट लिस्ट में जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पे अभी भी ये वो परसेप्शन जो पाकिस्तान के बारे में वो यही होगी कि जी पाकिस्तान से पैसा तालिबान के पास जा रहा था, या पाकिस्तान से मुजाहिदीन जो हैं वो कोट एंड कोट वो तालिबान को सपोर्ट करने जा रहे थे और इसलिए अमेरिका जो है वहाँ पे हारा। तो वहाँ पे अमेरिका जो है वो क्या करना चाहिए इसको फिर लोकल पॉलिसी, वो तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। सेकंड आपकी IMF जो है, IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं उसमें IMF शायद बहुत लीनियंट व्यू नहीं लेगी। अगेन अमेरिकन जो इंटरनल प्रेशर है, अमेरिकन जो उनके इंटरनल कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो पाकिस्तान पे वो प्रेशर जो है वो, ये दोनों बातें तो आप वही कह रहे हैं जो ब्लूमबर्ग के एडिटर ने कही, लेकिन ये वही बातें हैं ना, ये बातें अब हकीकत के तौर पे सामने आ रही है ना। अगर ब्लूमबर्ग के एडिटर की हद तक होता तो वो फाइन था,
हमने उस पर एक प्रोग्राम भी किया था। लेकिन जब वही बातें अमेरिका के लॉ मेकर्स करना शुरू कर दें और वो सेनेट में रेजोल्यूशन लेके आना शुरू कर दें, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी उसको एक एडिटोरियल नोट से ज़्यादा सीरियस लेना पड़ती हैं। एडिटोरियल नोट को भी आप एक ओपिनियन पीस से ज़्यादा सीरियस लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें उससे ज़्यादा सीरियस नौयत की होगी ना। तो इस सूरत में अब पाकिस्तान को अपने कार्ड जो हैं वो थोड़े से दानिशमंदी से खेलने हैं। एक चीज़ तो जो कर सकता है वो तो ये है कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाई जाए, जिसके लिए कि हुकूमत काम कर रही है। कल ही अभी कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम का बड़ा सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है, जिसको रोल आउट किया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। लोगों को जो है विदाउट कोलेट्रल और बहुत सस्ते कर्जे जो हैं वो दिए जाएंगे अपनी छोटे छोटे कारोबार ज़िंदगी शुरू करने के लिए। इसी तरह से अब NSCR का डाटा जो है वो हुकूमत के पास मौजूद है, तो उस डाटा की मदद से। लेकिन डॉक्टर साहब उसके लिए कुछ स्टेबिलिटी भी तो चाहिए ना, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी ना आई तो जो कोलेट्रल के बगैर खर्चे दिए जाएंगे, वो ख़तरा है कि उनका बल्क जो है वो नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा और लोग कंजम्पशन पे यूज़ कर लेंगे उसे। देखो तार एज ए हैंड आउट। देखो इस वक्त अगर मैं देखूँ तो हम एक अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस से गुजर रहे हैं कोविड की वजह से। तो आपके आर्गूमेंट को मैं मान भी लेता हूँ कि सारा का सारा नॉन परफॉर्मिंग हो गया, मान लिया मैंने। लेकिन आप सिर्फ ये देखिए कि इस वक्त दुनिया के बाकी ममालिक ने कितना फिस्कल स्टिमुलस दिया है अपने अवाम को। तो अगर हमें इस कोविड के नतीजे में पैदा होने वाली महंगाई से निपटना है, और लेट्स से कि जी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी इस तावील को मैं मान लूँ कि जी कोई बंदा कारोबार शुरू नहीं करेगा, हर बंदा 5 लाख जेब में डालेगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसके पास परचेजिंग पावर जो है वो आएगी। क्योंकि इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि महंगाई सिर्फ इस वजह से है कि लोग धड़ाधड़ खर्च रहे हैं। ज़ाहिर हर बंदे ने एनर्जी यूज़ करनी है, हर बंदे ने यहाँ पे हर शहरी को एडिबल ऑयल चाहिए। ये तो 2 चीज़ें तो आपकी मस्ट है ना। गंदम जो है वो चाहिए, चीनी चाहिए, तो दाल चाहिए, दाल चना चाहिए, फ्यूल भी चाहिए, वो एनर्जी है ना फ्यूल। तो वो चीज़ें, तो अगर ये बिल्कुल भी कुछ नहीं होता तब भी एक परचेजिंग पावर बढ़ेगी। और मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त अगर इन्फ्लेशन नहीं रुक पाती तो डिमांड इन इलास्टिक है, तो फिर एटलीस्ट हमें परचेजिंग पावर बढ़ाना होगी, ताकि लोग जो है ये इससे गुजर जाए। ये पूरी दुनिया में कमोडिटी प्राइस ऊपर नीचे आती है और ये एक टेम्पररी बबल है, ये ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा। एनर्जी का तो 6 महीने रहेगा, 2 क्वार्टर भाई, लेकिन जाहिर है ग्लोबल है तो वो एक रात में तो खत्म नहीं होगा ना। सर्दियां, विंटर जो आना है विंटर तो बहुत हार्श आएगा, विंटर तो बहुत हार्श है, तो 2 क्वार्टर तो फिर ये। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये अल्टीमेटली खत्म होगा ना। तो तब तक अगर आपकी कुछ चीज़ें रोल आउट होती हैं और लोगों को एक कुशन मिल जाता है, तो आप उनको एक सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं। और इंशाल्लाह बॉटम लाइन मैं जो इससे कंक्लूड करना चाहूँ, बॉटम लाइन ये है कि हमारी जो है वो एक्सपोर्ट की रिमिटेंसेस परफॉर्मेंस, उसके लिए लॉन्ग टर्म में तो और कोई सोल्यूशन नहीं। आपकी एक्सपोर्ट अगर सरप्लस होना शुरू हो जाए, जितनी एक्सपोर्ट है इतना सरप्लस होना शुरू हो जाए, 10-15 बिलियन डॉलर अगर सरप्लस हो जाए, तो आपके सारे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। आप रुपये को पैसा फेंक के स्टेबल कर सकते हैं, वट एवर यू वांट। तो उसके लिए नहीं कोई आप, क्योंकि ये हैंड आउट्स और ये छोटे छोटे, तो एक्सपोर्ट के लिए क्या करें? मतलब टेक्सटाइल तो सैचुरेट है। एक्सपोर्ट के लिए जाहिर है कि इस वक्त आपको IT है, ये थोड़ा सा वैल्यू एडिशन की तरफ जाना होगा, थोड़ा सा। अब आप वो जो हम इसको कहते हैं 4-6 जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, चादर है आपकी, चमड़ा है, उसके अलावा अगर आप देखें तो चौंसा है जो आपके मैंगोज़ हैं, या आपकी ये जो मौसमी वगैरह है। तो ये 3-4 चीज़ें, चावल हैं, तो 3-4 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है। और आप मुझे बता दें एग्रीकल्चर की भाई उसके रेट हो जाता है ना, वो उसके अलावा आपका और एक्सपोर्ट सरप्लस आपके पास है क्या? नहीं, कुछ सोचना चाहिए। मतलब टेक्सटाइल किसी वक्त वो चादर ही है ना, टेक्सटाइल चादर है। कपास की फसल अगर खुदा न खासा फिर फ्लैट हो जाए, फिर आपको इम्पोर्टेड कॉटन मंगवाना पड़े, तो आईटी में गवर्नमेंट को लॉन्ग रन में तो यही है काम हो रहा है। आईटी या कोई और शॉप आइडेंटिफाई। पहली दफा आपके जो हिस्टोरिक एक्सपोर्ट्स हुई हैं, आप देखिए सॉफ्टवेयर में, तो उसमें तो काम हो रहा है। लेकिन जब आपका सरप्लस, जो ट्रेड सरप्लस है 1 महीने का, जब वो 1 महीने का ट्रेड सरप्लस 3-4 बिलियन आ जाता है, तो सस्टेनेबल नहीं है, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे। आखिर पे क्या आप कहेंगे, वन लाइनर क्या? मेरा ख्याल है कि ग्लोबल कमोडिटी प्राइस को हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा, और जो अपनी अफगान पॉलिसी है उसको इस अंदाज से हमें देखना होगा
कि उसके जो इकोनॉमिक रिpercussions हैं वो कम से कम हों। हमें बिल्कुल अफ़गान भाइयों की, इस वक्त बहन भाइयों की वहाँ पे मदद करना है, लेकिन उसके लिए जो हमें कोई इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि मार्केट से लोग उठा के लेते ना जाएं, कि वो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो कि आप रशिया, चाइना, जो बाकी हम ख्याल ममालिक हैं उनके साथ मिलके कोई इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करें, एक प्रॉपर फंड हो, कम से कम कुछ डॉलर्स आपकी तरफ आना शुरू हो, आप यहीं से मार्केट से खरीदें, लेकिन एटलीस्ट आपका जो है ट्रेड बैलेंस वो थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो। आप समझिए और सेकंड हमें ये भी देखना होगा कि हम किस तरीके से वो जो इस वक्त अमेरिकन पॉपुलिस्ट डिमांड है उससे बचते हैं, उससे अपना परसेप्शन कैसे बेहतर बनाते हैं, क्योंकि अगर वो परसेप्शन हमारा ठीक नहीं होता है तो फिर फैटअप और IMF और इस तरह की बहुत सी चीज़ें वो वहाँ पर मुश्किल पड़ेगी। क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि बहुत सी चीज़ें टॉप की बजाय US एडमिनिस्ट्रेशन एडमन जो है वो हैंडल करती है। बहरहाल मुश्किल हालात हैं, तो बॉटम लाइन यही निकली कि पाकिस्तान को डोमेस्टिकली एडमन बेहतर बनानी चाहिए ताकि इन्फ्लेशन बेहतर हो, और इंटरनेशनली नेगोशिएट करना चाहिए। और एक इससे बॉटम लाइन जो मैं ड्रॉ करता हूँ सारी गुफ्तगू से, स्टिल वी नीड USA, अमेरिका को हमें राइट ऑफ करने वाली जो बातें पॉपुलर हैं, अमेरिका से बातचीत करनी चाहिए पार्टनरशिप के लिए। चाइना से ठीक है हमारी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है, बट अमेरिका के साथ भी हमें खुला के विन विन सिचुएशन के लिए बातचीत करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स भी दें। अल्लाह हाफ़िज़।